हेलो एवरीवन, मैं सत्येंद्र कुमार फिर से अपने चैनल द टारगेट चेजर में आपका स्वागत करता हूं। आज अपन इस वीडियो के माध्यम से स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का जो साइंस का चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, उसको आज अपन इस वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी की कि आखिर इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। तो ज़रा सोचिए कि जो हमारा वर्ल्ड है, जो संसार है, अगर आज इलेक्ट्रिसिटी की खोज नहीं हुई रहती तो आज हमारा संसार किस अंधेरे में जी रहा होता। आज आप इस वीडियो को देख रहे हो तो इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है, इलेक्ट्रिसिटी ही है। आज अब बड़ी आसानी से आप घर पे जाते हो, फ़ैन ऑन करते हो और टीवी ऑन कर देते हो और बड़ी आनंद से हाथ में रिमोट लेकर कोई भी चीज़ देखने लगते हो, या आज जाते हो घर पे मोबाइल उठाते हो और बड़ी आराम से फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप यूज़ करने लगते हो पंखा के नीचे। तो क्या आपको पता है कि आप हर एक इंस्ट्रूमेंट में जो आप घर पर यूज़ करते हो उस समय किसका हाथ है? तो हमारे इलेक्ट्रिसिटी का ही हाथ है। आज हमारी दुनिया इतनी सब विकसित हुई है तो इसका सबसे बड़ा अगर मैं रीज़न कहूँ तो इलेक्ट्रिसिटी ही है। आज दुनिया की बहुत सारी मशीनें जो हैं, बहुत सारी क्या ऑलरेडी लगभग सारी मशीनें इलेक्ट्रिसिटी पर ही चलती हैं। आप जो भी चीज़ें हैं, आप क्या बोल रहे हैं, एक हर वस्तु जो आपके घर में मौजूद है अगर उसका मैन्युफैक्चरिंग भी हुआ है तो किसी न किसी मशीन के द्वारा ही हुआ है कि नहीं है? और वो मशीन किसी न तरीके से वो इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ी हुई ही है कि नहीं? तो आज हमारा संसार जो है ज़रा सोच करके ध्यान से इत्मीनान से बैठ करके सोचिएगा कि यदि हमारे घर पे बिजली ना आए तो हमारा जो घर है, वो संसार है, किस प्रकार से नज़र आएगा। इस बात को आप अच्छी तरह समझ सकते हैं, है कि नहीं? आपके अंदर की जो आत्मा है वो काँप उठेगी अगर हमारे ज़िंदगी से अगर इलेक्ट्रिसिटी गायब हो जाए। ज़रा सोचिए, आज से 200-300 वर्ष पहले जब लोग बिना इलेक्ट्रिसिटी के ज़िंदा रहते होंगे तो उनकी हालत किस प्रकार से होती होगी। आपके घर में अगर रात को सिर्फ 1-2 घंटे लाइट चली जाए गर्मी के दिनों में तो आप ऐसे व्यवहार करते हो जैसे क्या बिजली वालों ने आपका जीना हराम कर दिया हो। ज़रा सोचिए कि आज से 300 साल पहले उन लोगों के साथ क्या होता होगा जहाँ पे बिजली का नामो निशान नहीं, पंखे का नामो निशान नहीं, कुछ नहीं हुआ करता होगा, कूलर का नामो निशान नहीं, एसी का नामो निशान नहीं, टीवी, मनोरंजन के लिए टीवी नहीं, मोबाइल्स नहीं, है कि नहीं है? तो आज हमारी दुनिया कितनी विकसित हो चुकी है, इसका सबसे बड़ा रीज़न जाने तो किसका क्या कहलाता है, हमारा इलेक्ट्रिसिटी ही है। तो फिर बात करते हैं कि आखिर इलेक्ट्रिसिटी है क्या और ये प्रोड्यूस किन कारणों से होती है। तो सीधी सी बात करें कि जो चीज़ें हमें फ़ायदा देती हैं, है कि नहीं, जिन चीज़ों से हम कोई ना कोई वर्क कर सकते हैं, कोई ना कोई काम कर सकते हैं, वो किसका रूप होती हैं? एक एनर्जी का ही रूप होती है। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी भी एक किसका रूप है? एक एनर्जी, यानी कि ऊर्जा का रूप है, जिसके द्वारा हम बहुत सारे कार्यों को प्रयोग में लाते हैं। आपके घर पर कूलर है या फैन है, वो क्या करता है? आपको मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है, आपको मैकेनिकल एनर्जी देता है। तो आप अच्छी तरह से पढ़े हैं कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के माध्यम से कि संसार में कोई भी एनर्जी ना तो प्रोड्यूस हो सकती है ना ही डिस्ट्रॉय हो सकती है, यानी कि ना तो क्रिएट हो सकती है और ना ही वो डिस्ट्रॉय हो सकती है। इट कैन बी चेंजेबल ओनली फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, यानी कि संसार में ऊर्जा जो होती है, एनर्जी जो होती है, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफॉर्म की जा सकती है, बदली जा सकती है, ना कि प्रोड्यूस की जा सकती है, ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है। इसका मतलब कि आपके घर में यदि पंखा चल रहा है, यानी कि आपको मैकेनिकल एनर्जी दे रहा है, इसका मतलब कि कोई ना कोई एनर्जी वो जरूर ले रहा होगा। तो आप जब तक उसको बिजली नहीं देते हो, इलेक्ट्रिसिटी नहीं देते हो, तब तक वो आपको मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता। अगर बिजली कट जाए तो फैन चलना बंद हो जाता है। इसका मतलब कि फैन जो है एक तरह से एनर्जी ट्रांसफार्मर है, यानी कि एक ऊर्जा का, एनर्जी का बदलने का एक स्रोत है। यानी कि वो इलेक्ट्रिसिटी लेता है तो आपको मैकेनिकल एनर्जी देता है। इसका मतलब फिर इलेक्ट्रिसिटी भी क्या है? एक तरह की एनर्जी ही है, जो आपको जो मशीन है, यानी जो पंखा है, वो ले करके आपको मैकेनिकल एनर्जी दे रहा है। पंखे में मैकेनिकल एनर्जी पाई जाती है। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब होता है कि जिस ऑब्जेक्ट में कैनेटिक एनर्जी के साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, उसके पास हम ये कहते हैं कि उसके पास मैकेनिकल एनर्जी भी है। जैसे कोई भी चीज़ अगर ज़मीन से ऊपर है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, और यदि वो चल रही है तो कैनेटिक एनर्जी है। तो पंखा रुका हुआ भी होता है और चल रहा भी होता है। इसका मतलब कि उसके पास दोनों एनर्जी है, कैनेटिकल भी है और पोटेंशियल भी है। तो जिन ऑब्जेक्ट्स के पास दोनों एनर्जी होती है उसको हम मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। तो आपके घर में पंखा का काम करता है, पोटेंशियल एनर्जी लेता है और आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेता है, और हम क्या कह सकते हैं कि हमको मैकेनिकल एनर्जी देता है। तो संसार में जितनी भी सारी चीज़ें हैं सभी में ऊर्जा भरी हुई है पूर्ण रूप से, किसी न किसी अलग अलग तरीके से। किसी में हीट एनर्जी है, किसी में लाइट एनर्जी है, किसी में इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, किसी में मैग्नेटिक एनर्जी है। तो अलग अलग वस्तुओं में अलग अलग एनर्जी भरी हुई है। तो हम कह सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से हम किसी वर्क को कर रहे हैं, इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक भी क्या एक तरह की, इलेक्ट्रिसिटी भी एक तरह की एनर्जी ही है।
ठीक है। तो फिर हम बात करते हैं कि आखिर इलेक्ट्रिक एनर्जी है तो फिर इसका ये शुरुआत कहाँ से होता है, इसका इतिहास क्या है और ये आखिर हम इसको कैसे इलेक्ट्रिसिटी किसी सरफेस में किसी वायर में बहती है और कैसे प्रोड्यूस होती है, तो इसके बारे में ही हमको पढ़ना है। पूरा लंबा प्रोसेस चलेगा, है कि नहीं। तो फिलहाल हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी की शुरुआत किस यूनिट से की जाती है। तो पहले हमको ये समझना होगा, है ना, इलेक्ट्रिक को जानने से पहले कि चार्ज क्या होते हैं, है कि नहीं। सबसे पहला टॉपिक आपके चैप्टर का आता है, वो जो चैप्टर है, वो जो टॉपिक है वो है चार्ज। आखिर चार्ज क्या होते हैं, क्योंकि देखिए आपको इंग्लिश बोलने से पहले आपको इंग्लिश के अक्षर पता होने चाहिए। जैसे कहने का मतलब कि हाँ, ये देखिए इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर आपको इसको तरीके से पढ़ा जाए तो इसको केवल इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने के लिए हमें 8 या 10 महीने लगते हैं 12th के बेसिस पे, है कि नहीं। 12th के बेसिस पे 1 साल इलेक्ट्रिसिटी पढ़ें तो भी कम है, बहुत बड़ा क्षेत्र, जितना पढ़े उतना कम है फिजिक्स के माध्यम से, है कि नहीं। तो फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं एकदम 0 पॉइंट से कि आखिर इलेक्ट्रिसिटी की शुरुआत कहाँ से होती है। तो पहले इलेक्ट्रिसिटी की शुरुआत करने के लिए हम ये जानना होगा कि आखिर चार्ज क्या होते हैं, है कि नहीं, चार्ज क्या होते हैं और चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो देखिए चार्ज जो होता है एक मैटर की प्रॉपर्टी होती है। चार्ज कोई चीज़ नहीं होता, कोई ऑब्जेक्ट नहीं होते, एक मैटर की क्या होती है, एक प्रॉपर्टीज होती है, जिसके कारण से क्या करता है, ये अपने अगल बगल की सूखी वस्तुओं को, सूखी और हल्की वस्तुओं को ये अट्रैक्ट करता है। क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ये कहलाता है चार्ज यानी कि उसका मतलब कि उसके ऊपर चार्ज है। जैसे कि आप अपने बचपन में अगर कलम को, पेन है, उस पेन को आप बाल में ऐसे रगड़ के, है कि नहीं, और कागज़ के छोटे टुकड़ों के पास उसको लेके जाते हो तो जो कागज़ का छोटा टुकड़ा है वो पेन के द्वारा अट्रैक्ट हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि उस पेन पे कोई ना कोई किसकी प्रॉपर्टी आ गई, एक चार्ज की प्रॉपर्टी आ गई, है कि नहीं है। तो चार्ज हम उस ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी को बोलेंगे जिसके द्वारा वो किसी अन्य दूसरे ऑब्जेक्ट को जो थोड़ा बहुत हल्का हो उसको अपनी तरफ क्या करे, अट्रैक्ट करे, है कि नहीं। हम उसको क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं, यानी कि उसके ऊपर चार्ज की प्रॉपर्टी आ गई है, उसको वो एक चार्ज की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो हालांकि चार्ज की बहुत बड़ा इसका रेंज है, इसका इतिहास भी बहुत है। देखा जाए थेल्स हमारे वैज्ञानिक थे जिन्होंने पहली बार बताया था, है कि नहीं, कि जब हल्की वस्तुओं को, दो हल्की वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाए, जैसे कि कांच है और क्या बोले एक सूती कोई कॉटन है, उसको आपस में रगड़े हम तो दोनों एक दूसरे को कुछ समय बाद अट्रैक्ट करने लगते हैं। या बिल्ली की खाल को हम किसी आबूनस के छड़ से रगड़े तो एक दूसरे को वो अट्रैक्ट करने लगते हैं। तो ये बड़ी तो थोड़ा हटके है। बस आपको जितना काम है उतना आप जितना काम लेकर उतना समझिए कि चार्ज एक मैटर की प्रॉपर्टी होती है जिस प्रॉपर्टी के आ जाने से वो अपने अगल बगल की हल्की वस्तुओं को क्या करता है, अट्रैक्ट करने लगता है, ठीक है। अब जिस ऑब्जेक्ट में चार्ज आ जाता है उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों गुण पाए जाते हैं, है ना। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों गुण पाए जाते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रिक की तरह उसमें कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ भी आ जाएंगी और कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ भी आ जाएंगी। आप ये दोनों प्रॉपर्टीज़ क्या होती है इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानेंगे, ठीक है। तो किसी बॉडी पे जो चार्ज होता है वो 2 तरीके से आ सकता है कि नहीं। साइंस चार्ज को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। वो कौन कौन से पार्ट है, तो एक होता है नेगेटिव चार्ज और दूसरा होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। चार्ज कितने तरह के, 2 तरह के, एक होता है नेगेटिव चार्ज और दूसरा होता है पॉजिटिव चार्ज। देखिए चार्ज तो मेरे ऊपर भी है, मेरे ऊपर भी चार्ज है, लेकिन मैं हल्की वस्तुओं को अट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहा हूँ, अभी हम इसके बारे में आगे जानेंगे। हर ऑब्जेक्ट पे चार्ज है कि नहीं, लेकिन चार्ज क्रिएट कब हो जाता है, चार्ज उत्पन्न कब हो जाता है, हम इसके बारे में आगे टॉपिक चर्चा करते हैं। निगेटिव का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट में, देखिए संसार जो है, जो हमारा पूरा वर्ल्ड है, ये व्हाइट बोर्ड से लेकर ये मार्कर लेकर 3 पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। 2 होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो कि इसके न्यूक्लियस में होते हैं इस एटम के। देखिए ये एटम है, एटम से ही मिलकर के पूरा एलिमेंट, पूरा कंपाउंड, या बोले तो पूरा यूनिवर्स मिलकर के बना हुआ है। साइंस के हिसाब से यूनिवर्स एटम से ही मिलकर के बना हुआ है। और इस एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जिस न्यूक्लियस को हम प्रोटॉन या न्यूट्रॉन बोलते हैं। और इस एटम के न्यूक्लियस का चारों ओर ऐसे ऑर्बिट्स बने होते हैं जिन ऑर्बिट्स में हमारा इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व करता रहता है कि नहीं है, ऐसे ही। तो इस प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज और इस इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये प्रोटॉन सारे इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, है कि नहीं, अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन्स जो इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस से दूर होते जाते हैं उन पे इस प्रोटॉन का जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो काफ़ी कम होता जाता है। मतलब कि जितना हम दूर चले जाएँ इलेक्ट्रॉन पे
इलेक्ट्रॉन पे जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा किसके द्वारा, प्रोटॉन के द्वारा, वो कम होता जाएगा। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से काफ़ी दूर है, यानी कि इस वाला, ये वाला 1 2 3 4, ये वाला इलेक्ट्रॉन पे जो प्रोटॉन का अट्रैक्टिव फोर्स होगा, है कि नहीं, वो काफ़ी कम होगा। तो आप याद रखिएगा, हर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है और हर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को भी अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। लेकिन दिक्कत क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन चूंकि इस ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, जिसके कारण से इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के अंदर नहीं जा पाता है ना, क्योंकि इसके चक्कर लगाने से एक सेंट्रीपिटल फोर्स उत्पन्न हो जाता है, जिसको हम अभिकेंद्र बल भी हिंदी में बोलते हैं। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करता है, इन दोनों को आपस में टकराव से रोकता है। ठीक है, तो जब ये न्यूक्लियस से ये दूर होते जाएंगे इलेक्ट्रॉन, तो इस प्रोटॉन का जो अट्रैक्टिव फोर्स है इन इलेक्ट्रॉन्स पे कम होता जाता है। मतलब कि जो पहला इलेक्ट्रॉन होगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स से जुड़ा होगा इस प्रोटॉन से, लेकिन जो चौथा इलेक्ट्रॉन होगा वो बहुत ही कम फोर्स से जुड़ा होगा इस प्रोटॉन से। जैसे कि एक लंबे हॉल में अगर परीक्षा दे रहे हैं बच्चे, तो जो फर्स्ट बेंच पे लड़का बैठा हुआ है वो टीचर के बहुत ही नज़दीक है, वो कभी नकल नहीं कर सकता, नकल मिलेगा भी तो नकल नहीं कर सकता। लेकिन जो लास्ट बेंच पे बच्चा बैठा हुआ है वो कभी शांति से रह ही नहीं सकता, वो हमेशा इसमें झाँकेगा उसमें झाँकेगा। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि अगर मुझे थोड़ा बहुत अगर कहीं से मिल जाता है देखने को तो मैं आसानी से मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी जो पहुँच है वो टीचर से काफ़ी दूर है, तो मैं आसानी से उसको मिल जाए तो कहीं से और चीटिंग वगैरह कर सकता हूँ। वैसे ही हाल होता है इस अंतिम इलेक्ट्रॉन का। ये इलेक्ट्रॉन जब इस ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, घूमता है, तो ऐसे बाउंस करता हुआ घूमता रहता है। ऐसा लगता है कि अब ये ऑर्बिट से निकल जाएगा, अभी ऑर्बिट से निकल जाएगा। जब ये ऑर्बिट से निकल जाएगा, है कि नहीं है, तो कहने का मतलब इसके पास काफ़ी ज़्यादा एनर्जी होती है, और इसको अगर कहीं बाहर से एनर्जी मिल जाती है तो ये अपने ऑर्बिट को छोड़ करके यहाँ से बाहर निकल सकता है। तो देखिए, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में आपस में इक्वल होते हैं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में इक्वल होते हैं। जितने नंबर में प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यानी कि हमारे बॉडी में जितना प्लस में है चार्ज, उतना ही किस में है, माइनस में। लेकिन अगर इन दोनों के बीच में अंतर देखने को मिल जाएगा, है कि नहीं है, अगर मान लीजिए कि इस एटम के अंदर 12 प्रोटॉन है और 12 क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो इस एटम पे जो चार्ज है टोटल वो तो जीरो है, क्योंकि जितना प्लस में उतना माइनस में। जैसे कहने का मतलब कि आप हमने 10 रुपये कमाए और 10 रुपये खा गए, तो कितना बचा है, 0 रुपये बचा है, सेविंग जीरो है। ऐसे ही 12 प्रोटॉन प्लस में है और 12 इलेक्ट्रॉन माइनस में, तो टोटल इस पर चार्ज कितना है, जीरो है। लेकिन यदि ये मान लिया जाए कि इसमें से 12 प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर ही है, लेकिन यदि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन, इसमें से जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है ये वाला, जो इस ऑर्बिट में घूम रहा था, वो इस ऑर्बिट को छोड़ करके बाहर चला गया। अगर इसको कहीं बाहर से एनर्जी मिल जाती है कि नहीं, बाहर से एनर्जी मिलने का मतलब, अगर कहीं से इसको बाहर से एनर्जी हीट के रूप में मिल जाती है, तो उस एनर्जी को लेकर के ये इस अपने न्यूक्लियर इस ऑर्बिट को छोड़ करके वो बाहर निकल जाएगा। जब बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन बचेगा, 11 इलेक्ट्रॉन। अब इस 11 इलेक्ट्रॉन के कारण से कितने प्रोटॉन हो गए, 12, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 11। तो इसमें किसकी संख्या ज़्यादा है, प्रोटॉन की। तो जब प्रोटॉन की ज़्यादा है तो प्रोटॉन चार्ज कौन सा है, प्लस। इसका मतलब कि इस पूरे एटम पे जो चार्ज होगा वो कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज कहने का मतलब क्या है कि जब भी किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं तो प्रोटॉन ज़्यादा हो जाते हैं, और प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएगा तो प्रोटॉन पे चार्ज कौन सा होता है, तो पॉजिटिव चार्ज। तो यानी कि इस पूरे एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन यदि मान लिया जाए कि कहीं से अगर ये इलेक्ट्रॉन गया है तो कहीं ना कहीं जरूर गया होगा, किसी एटम में ही गया होगा, तो यदि उस एटम के पास इलेक्ट्रॉन पहले से ज़्यादा आ जाते हैं तो उसके पास क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। मतलब अब उसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाए। मतलब कि अगर कोई पार्टिकल है ए और कोई पार्टिकल बी है, यदि कोई वस्तु ए है और कोई वस्तु बी है, इसके पास 12 प्रोटॉन थे और इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन थे, इसके पास 15 प्रोटॉन थे, इसके पास 15 इलेक्ट्रॉन हैं, तो दोनों पे जो टोटल चार्ज है वो तो ज़ीरो है, क्योंकि जितना प्लस में उतना माइनस में, है कि नहीं है। लेकिन यदि हम ये कह लें कि दो इलेक्ट्रॉन इस ए से किस पे चले गए, बी पे, तो अब बचेंगे इसके पास कितना, 12 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन। मतलब किसकी संख्या ज़्यादा है, प्लस वाले की, और माइनस वाले की संख्या क्या है, कम है। तो इस पूरे एटम पे प्लस चार्ज आ जाएगा। जिसकी संख्या ज़्यादा उसका चार्ज उस एटम पे आ जाएगा। परंतु जब इस पे प्रोटॉन, अब इस पे 2 इलेक्ट्रॉन इसमें ए से बी में चले गए, तो अब इसमें 15 से कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, 17 इलेक्ट्रॉन। यानी कि अब इस पे इलेक्ट्रॉन ही ज़्यादा हो गए हैं और प्रोटॉन ही कम हो गए हैं। इसका मतलब कि इस पूरे एटम बी पे, इस बी पदार्थ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसका मतलब कि हम क्या समझते हैं, नेगेटिव या और पॉजिटिव चार्ज का आना किस पे डिपेंड है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड है। किस पे डिपेंड है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन पे। इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होगी तो आपके एटम पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी तो आपके एटम पे
पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये इस तरह से हमारे चार्ज कितने प्रकार के हुए, 2 प्रकार के हुए, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। चार्ज के लिए उत्तरदायी कौन होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के कारण से किसी पदार्थ पे चार्ज आता है। जैसे मैं अगर मेरे ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब ये है कि मेरी बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकाल लिए गए हैं, और मेरे ऊपर ये नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब कि मेरी बॉडी में पहले से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कहीं से डाल दिए गए हैं। समझ में आया। अगर डस्टर के पास पॉजिटिव स्पीकर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसका मतलब ये है कि इसने कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन को दिया है, और इससे नेगेटिव चार्ज आता है तो हम ये कहेंगे इसने कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन लिया। तो हम क्या समझे कि चार्ज का आना या जाना सिर्फ एक ही पार्टिकल पे डिपेंड है, और वो पार्टिकल है हमारा कौन, तो वो है इलेक्ट्रॉन्स, जो हमारे एटम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, है कि नहीं है। किसी भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज का आना, किसी भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज का आना सिर्फ और सिर्फ उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ कौन होता है, रिस्पॉन्सिबल वो होता है सिर्फ इलेक्ट्रॉन। कौन होता है, इलेक्ट्रॉन। क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो 2 चार्ज पार्टिकल मौजूद है, एक है प्रोटॉन और दूसरा है इलेक्ट्रॉन, लेकिन प्रोटॉन अपने न्यूक्लियस को छोड़ करके बाहर नहीं निकल सकता। जो हो सकता है वो सिर्फ कौन करता है, इलेक्ट्रॉन ही करता है। और मुझे ऐसा है कि आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में क्लास 9th में बहुत अच्छे तरीके से पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े तो भी कोई बात नहीं, सिर्फ ये समझिए कि हमारी दुनिया जो है वो 3 मेन फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर के बनी है, जिन पार्टिकल्स को हम प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। जिसमें से प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। हम एटम को एक गोला मानते हैं, उस गोले के अंदर एक छोटा सा भाग होता है जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इसका चारों ओर ऐसे ऑर्बिट बने होते हैं। इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस का चक्कर काट रहा होता है। ठीक है, तो ये थी हमारे एटम की संरचना के बारे में। तो अभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज का आना किसके कारण से होता है, इलेक्ट्रॉन के आने या जाने के कारण से होता है। यदि किसी ऑब्जेक्ट पे इलेक्ट्रॉन का एक्सेस है, यानी कि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएट नेगेटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन का डिफिशिएंट यानी कि इलेक्ट्रॉन का कमी, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट क्या क्रिएट करता है, पॉजिटिव चार्ज। मतलब कि इलेक्ट्रॉन का अधिकता है ना, इलेक्ट्रॉन यदि अधिक है तो वहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और यदि इलेक्ट्रॉन पहले से ज़्यादा है, पहले से कम हो गया है, तो वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ही आएगा। तो किसी बॉडी पे चार्ज कितने तरीके से आ सकते हैं, 2 तरीके से, एक तो नेगेटिव चार्ज, दूसरा पॉजिटिव चार्ज। दोनों देखिए चार्ज दोनों हो, दोनों में से कोई भी रहेगा ना तो हल्की वस्तुओं को अपने चारों ओर हल्की वस्तुओं को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, जिसमें चार्ज आने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, तो वो होता है हमारा इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स कुछ नहीं कर सकता, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज ही नहीं होता है, वो तो उदासीन है, वो कुछ नहीं कर सकता। जो हो सकता है सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही करता है। यदि किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो हम ये कहते हैं, है कि नहीं है, कि उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम और प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएगा। और यदि किसी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन पहले से ज़्यादा आ गया तो उस पर प्रोटॉन कम और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, मतलब उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव और प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। इसके बाद हम जानेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में, और उसके बाद हम ये भी जानेंगे कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होते हैं, और सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, और फिर उसके आगे हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। और यदि इस टॉपिक में आपको कोई भी डाउट हो तो बेझिझक आप इस कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।